नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। आज हम बात करेंगे बिग डिबेट में उस मुद्दे की जिसने इस समय पूरी सियासत को गरमा दिया है, दलितों पर दांव। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को दलितों को बड़ा प्यार आ रहा है इस समय। भारतीय जनता पार्टी संत रविदास जी की जयंती मनाने जा रही है। कल सागर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 100 करोड़ की लागत से प्रोग्राम वहां पर मंदिर बनने जा रहा है रविदास जी का। और कांग्रेस भी पीछे नहीं, कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो सागर पहुंचने वाले। बुंदेलखंड और दलित दोनों पर दांव लग रहा है, दोनों पार्टियों का। आखिर इसके पीछे थ्योरी क्या है, क्या मंशा है, कितना आदिवासी प्रेम कितना लुभा पाएगा, वोट बैंक में कितना कन्वर्ट हो जाएगा, सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ होगा, वो चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आपको समझाएंगे सारे दर्शकों को कि आखिर ये दलित का आदिवासी प्रेम जो है बीजेपी का, कांग्रेस का, कितना राजनीतिक कितना गैर राजनीतिक है। लेकिन उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी आदिवासियों के बाद दलित वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी ने राज्य के सागर जिले में संत रविदास का मंदिर बनाने और समरसता यात्रा निकालने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर जाएंगे। इस दौरान वो मंदिर का शिलान्यास करेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री सागर में संत रविदास मेमोरियल मंदिर और उसके जीवन से जुड़े पहलुओं पर बन रहे संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने बताया कि सागर में संत रविदास की याद में निकाली जाने वाली समरसता यात्राओं का समापन होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि राज्य का दलित समुदाय बीजेपी के पाखंड को समझता है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के पहले दलित याद आ रहे हैं। उधर दलित वोट साधने के लिए कांग्रेस भी सागर और बुंदेलखंड में अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा कराना चाहती थी। वहीं 13 अगस्त तारीख को उनका प्रदेश में जाना तय था, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा तय हो जाने के बाद खड़गे का दौरा टल गया और वो अब 22 अगस्त को मध्य प्रदेश जाएंगे। 1661 जगहों पर बड़ी कलश यात्राएं हुई है और कुछ उप यात्राएं हुई है। ये 1661 स्थानों पर हुआ है। आप सभी को ज्ञात है कि 8 फरवरी 2023 को सागर में संत रविदास महाकुंभ हुआ था। उस महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत श्रद्धा के साथ एक घोषणा की थी कि संत रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर सागर में बनेगा, जो एक तरफ धार्मिक और दूसरी तरफ सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पूरे देश में विश्व विख्यात होगा। मैं मोदी जी और शिवराज जी से पूछना चाहता हूं कि जो माहौल प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पिछले 20 साल से बना हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम ऐसी घटनाओं को लगातार पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखते और सुनते रहते हैं, जो मानवता को शर्मसार करती है और बड़ी पीड़ादायक घटनाएं हो रही है। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए जो समता, न्याय और बंधुत्व की बात बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में की गई, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस वर्ग के लोगों को गोलियां मिलती हैं। प्रदेश में कुल 17 से 18% आबादी दलितों की है। करीब 64 लाख दलित वोटर हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटों में से 35 सुरक्षित सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीट तो बीजेपी ने 17 सीटें जीती थीं। 15 सीटों पर दलितों का प्रभाव रहा है। वहीं कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के 4 एससी विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, यानी कि अभी के दलित विधायक बीजेपी के पाले में है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 10 से 15 जिलों में दलित आबादी अच्छी संख्या में है और जो चुनाव परिणामों पर सीधा असर डालती है। वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद से सियासत का सिलसिला जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दलितों को लुभाने के जो वादे किए जा रहे हैं, दलित आखिर किसको अपना मानती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
दलित किसको अपना मानते हैं ये बात तो चुनाव के बाद पता पड़ेगी, पर दलित को अपना कौन मान रहा है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी कोशिश में लग गई हैं कि ये मैसेज चला जाए कि दलित उनका है, दलित के साथ वो हैं। दलित उनके साथ है कि नहीं ये बाद में पता पड़ेगा। और इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब हैं जो स्टूडियो से हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुलरेज जी आपका। और भारतीय कांग्रेस के वो नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में शामिल हैं जो बहुत शालीनता के साथ मुद्दों की बात करते हैं, उसके लिए पहचान है नीलाभ जी की। बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश की राजनीति पर, जब कर जातीय राजनीति पर, विशेषकर बुंदेलखंड पर जब बात होती है तो बढ़िया कलम चलाने वाले योगीराज योगेश हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। योगेश भाई आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं गुलरेज जी आपके पास आना चाहूँगा कि अचानक आपका दलित प्रेम, ये माना जाए कि पिछले चुनाव में जो सीटें थोड़ी कम हो गई थी, हालांकि सरकार बदली तो बढ़ गई सीटें, वो है या वास्तव में बीजेपी के एजेंडे में दलित शामिल है? देखिए, जहाँ तक दलित की बात हो, आदिवासी की बात हो, पिछड़ों की बात हो या समाज के किसी भी ऐसे वर्ग की बात हो जो पिछड़ा रखा गया है, उसको आगे लाना, उसका उत्थान करना, उसको मुख्य धारा में विलय करना, ये हमारा आज का लक्ष्य नहीं है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का विजन है, वो उसी के आधार पर हमारी सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की हो, किसी अन्य प्रांत की हो या केंद्र की सरकार हो, कार्य करती है। अब जहां तक बात है कि चुनाव की, तो हमारे देश में हर साल चुनाव चलते रहते हैं और यदि इस प्रकार से विचार किया जाए तो कोई काम ही नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की स्मारक बनाई गई तो कौन सा चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था। जब दलितों के उत्थान के लिए लगातार फंड्स में विस्तार किया गया तब कौन सा चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था। और जितने भी पिछड़े सेक्शन से मैं स्पष्ट कह सकता हूं, चाहे वो आदिवासी का सेक्शन हो, चाहे दलित का हो, चाहे वो माइनॉरिटीज का सेक्शन हो, केंद्र की या राज्य की किसी भी योजना को उठाकर देख लीजिए तो अनुपात में कितना पैसा मिलता है, उनको कितने लाभ मिलता है, ये अपने आप सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो चुनाव को लेकर जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है ना, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है और पूरे हिंदुस्तान के हर समुदाय को जोड़ना हमारे डीएनए में है। जो हमारे डीएनए में है वो कार्य हम कर रहे हैं, जो उनके डीएनए में है वो करते हैं। मैं नीलाभ शुक्ला जी के पास आता हूं। नीलाभ जी, किसी जमाने में आपका वोट बैंक हुआ करता था, एससी हो या एसटी हुआ हो, धीरे धीरे ये तय है कि हाथ से खिसक रहा है। हम बात कर रहे हैं सीटों के आधार पर, वोट के आधार पर। एक ज़माना था जब बुंदेलखंड का इलाका हो जो दलित का है, या आपका मालवा निमाड़ का इलाका हो जो आदिवासी वोट बाहुल्य है, सब कुछ आपके पास हुआ करता था। वोट बैंक हाथ से खिसका तो शायद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई और बीजेपी ने उसको लपक लिया। तो आपकी चिंता इस बात पे कि बीजेपी ने लपक लिया, या आपके जो लोग आपके साथ थे वो टूट गए, इसलिए कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है? मुझे नीलाभ जी की आवाज थोड़ी, आपने शायद म्यूट कर रखा है। हाँ, नीलाभ जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, शायद उनकी म्यूट हुआ। मैं योगीराज योगेश जी के पास। योगेश भाई, आपने देखा कि ये तय है कि मध्य प्रदेश में कम से कम आदिवासी जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस के साथ हुआ करता था, हम लोग देखे हैं। अचानक बदला, अब बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों में जो द्वंद्व चल रहा है वो वोट बैंक को लेके, कि वास्तव में कोई कल्याण करना चाहता है दलितों का? नहीं, देखिए, परंपरागत रूप से तो ये वोट बैंक कांग्रेस का रहा है। बिल्कुल। केवल आप 2003 से जो थोड़ी सी फिजा बदली, यदि आदिवासियों की बात करें तो 2003 से 2018 तक आदिवासी पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में आए जी। 2018 में एकदम पिक्चर उलट गई और आदिवासियों की 47 सीटें और दलितों की 35 सीटें, इन पे 80% सीटें कांग्रेस ने जीती। 47 में से करीब 34 सीटें कांग्रेस ने जीती थी ट्राइबल की, और इनमें से 34 में से करीब 20 और 22 के आसपास कांग्रेस के खेमे में गई थी। वो तो उपचुनाव हो गया तो 4 सीटें बीजेपी को मिल गई। तो दलित और ट्राइबल 2018 में कांग्रेस के पक्ष में थे और इस चीज को बीजेपी ने बहुत गंभीरता से लिया, बहुत गंभीरता से समझा। और आप ये देखो कि पिछले 2.5-3 सालों में जो इस वर्ग के कल्याण के कार्यक्रम बीजेपी की सरकार ने चलाए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले कभी नहीं चलाएगा। ट्राइबल की आप बात करो तो आप देखो तमाम तरह की, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे दुर्गावती हो, चाहे भीमा शाह, चाहे वो शंकर शाह हो, और बिरसा मुंडा तो भगवान ही हो गए, टंटिया मामा भील को लेकर तरह तरह के, मतलब, और पैसा एक्ट, मतलब जल जंगल जमीन सारा अधिकार आदिवासियों को दे दिया। यही स्थिति बीजेपी दलितों के साथ भी है। अब जो सागर के पास जो एक 100 करोड़ की लागत से
एक मंदिर का शिलान्यास जो होने जा रहा है, और भाजपा की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाओ कि इस मंदिर का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है और इस दिशा में बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। योगेश लौटूंगा जरा एक चूंकि कनेक्ट होगा मेरे ख्याल से नीलाभ जी, बड़ा अगर आपको आवाज आ रही हो तो बड़ा मुद्दा वही है कि वो वोट बैंक, योगेश जो भी मान रहे और मैं भी मान रहा था कि वोट बैंक आपका था। किसी जमाने में दिग्विजय सिंह जी दलित एजेंडा जैसा बड़ा इशू हुआ करते थे, भोपाल चैप्टर हुआ करता था, बड़ा कार्यक्रम हुआ करता था, तो अंदाज बदल गया, लोग आपसे पिछड़ गए, आपने फिर अंदाज बदला है उन लोगों को साथ लाने के लिए, या सिर्फ लग रहा है कि बीजेपी के हाथ में ना चला जाए सब कुछ? देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। 2018 के चुनाव में पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो और आदिवासी वर्ग, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया था जी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इनके हाथ से ये वोट बैंक खिसक चुका, तो ये लगातार आदिवासियों को, दलित पिछड़े वर्ग को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये तो इनको ये इनके डीएनए में नहीं कि इन्हें पसंद करते हैं शुरू से ही। तो उसके बाद मामा को टंटिया मामा याद आए, बिरसा मुंडा याद आया, फिर इन्होंने आदिवासियों के नाम से काम नहीं किए, इवेंट बनाना शुरू किए। उन्होंने आदिवासी गौरव दिवस बनाया, टंटिया मामा दिवस बनाया, बिरसा मुंडा दिवस बनाया, मोदी जी भोपाल आए, बसों में भर भर के आदिवासियों को भोपाल ले जाया गया, वहां पर ले जाकर जब मोदी जी रवाना हो गए तो छोड़ दिया गया। मतलब कुल मिला के इवेंट बनाना, भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी की खेल था। कहीं भी आदिवासी को उत्थान, आज देखिए अब आदिवासी प्रदेश में क्या स्थिति है, ना तो उनके पास रोजगार के साधन है, ना जाओ उनके पास स्थानीय रहने के साधन है, ना उनकी चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था है। आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश, एनसीआरबी की रिपोर्ट उसके आंकड़े बता रहा हूँ आपको, मन से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है। अरे मूत्र विसर्जन जैसी घटना है, माथे पर पेशाब करने की घटना है आदिवासियों की प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, आम लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नेता आदिवासी के सिर पर पेशाब करके वीडियो जारी करता है, आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों मॉब लिंचिंग हो रही है, और फरियादी को अपराधी बनाया था। सर्वाधिक आदिवासियों का अत्याचार हो रहा है, पिछले वर्ग के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ इवेंट बनाती। अब संत रविदास जी के नाम से इवेंट बनाना शुरू किया, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, 4 महीने बाद आपकी सरकार चली जाएगी। अब ये प्रोजेक्ट कब पूरा करेंगे? कर्ज तक आखंड में डूबी सरकार, मोदी जी को बुला रहे हैं, इवेंट बना रहे हैं। आप हर चीज का इवेंट बनाते हैं, उस काम में भ्रष्टाचार करते हैं। महाकाल लोक का भ्रष्टाचार इसका उदाहरण है। मोदी जी आए थे, महाकाल लोक मूर्ति वापस गए, महाकाल लोक एक आंधी में तितर बितर हो गया, इनका भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। ये जैसे टेंट हाउस में मूर्तियां लाई सजा दी जाती है। मैं कुछ कह सकता हूँ सर? एक मिनट, जैसे अपन टेंट हाउस से मूर्तियां लगा इवेंट करते तो एक अस्थायी रूप से मूर्तियां लगा देते हैं, भाई तरह का इवेंट करते हैं हर चीज को लेकर। अब दलित वर्ग के साथ इवेंट कर रहे हैं, सीधी बात है। ये जो भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करने का काम करती है, सबसे ज्यादा दलित वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासन में। वापस लौटूंगा आपके पास, मेरा सवाल गुलराज भाई से हो जाए, फिर लौटूंगा आपके पास। गुलाब जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक सवाल गुलराज जी से ले लूं। गुलराज भाई, बड़ा कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि आप ये जो दलित प्रेम दिखा रहे हो, असल में आप एक इवेंट, जैसे पॉलिटिकल इवेंट कह सकते हैं, वो करने जा रहे हो। देखिए अजय जी, शुक्ला जी को एक अच्छे शालीन व्यक्ति के रूप में माना जाता है और मैं भी इसलिए सम्मान करता हूं इनका, लेकिन आज जो बतौर कांग्रेस प्रवक्ता, बतौर शुक्ला नहीं, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये एक्सपोज करता है कि कांग्रेस कितनी निर्लज्ज हो सकती है, कितनी बेशरम हो सकती है, वो कितने 2 रूपी सांप की तरह हो सकती है। आज ही राजस्थान में हुआ है कि कांग्रेस के विधायक, कोई कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा, किसी नेता की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस का विधायक जो है दलित व्यक्ति से जूते चटवाता है और पास में खड़ा डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ राजस्थान, उसके ऊपर पेशाब करता है। और वो बेचारा दलित जो था, जो आदिवासी, जो दलित था, जो शेड्यूल कास्ट का था, वो इतना घबरा रहा था कि वो एफआईआर करने में भी डर लग रहा था उसको, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको समर्थन दिया, तब जाके उसने एफआईआर करने की हिम्मत कर पाया। ये स्थिति है कांग्रेस के राजस्थान में, पास के राज्य में। और ये कितनी बेशर्मी से बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जो पेशाब कांड हुआ था, बोलने दीजिए मुझे साहब, बोलने दीजिए, वो वीडियो भी पुराना था और वो कमलनाथ के कालखंड का था, लेकिन इन्होंने बेशर्मी से उस चीज को स्वीकार नहीं किया। तो ये हालात होते हैं आदिवासियों के, दलित के, माइनॉरिटीज के। जब इनकी सरकार होती है, इन्होंने अपने पास के राज्य को राजस्थान से नरकिस्तान बना दिया, इनको शर्म नहीं आती और हम पर सवाल उठाते हैं। सवाल गुलरेज जी, सवाल वो सवाल, चलिए वो कहानी खत्म हो गई। मैं लौटूंगा नीलाभ भाई, एक मिनट आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। आपकी बात आप कह रहे हैं, मैं ला रहा हूँ आपके पास, सर मैं आ रहा हूँ। नीलाभ भाई, शुक्ला जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास।
बात हो लीजिए, कमलनाथ जी के समय का आप वीडियो बता रहे, तो किसको बुलाकर आपने उसका पान पूजन करा, किसके साथ भोजन करा, किससे क्षमा याचना करी? हमने क्षमा याचना करी, हमने उस दलित को, उस आदिवासी को सम्मान दिया जिसका अपमान कमलनाथ के कालखंड में हुआ था। वो जो दोषी था उसके ऊपर बुलडोजर चलाया, उस पर रासुका लगाई। अब आप बताओ कि आपका कांग्रेस का विधायक जो उसको मार रहा है, जो उसको जूते चटवा रहा है और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस से पेशाब करवा रहा है, वो वीडियो बन रहा है उसका, तो आपको शर्म नहीं आती? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप बोले कि आपके विधायक के घर पे आप बुलडोजर चलाओगे, आप बोल के बताएं कि आपके विधायक के ऊपर आंसू का लगाएंगे, आपके विधायक को आप जेल में डालेंगे। आपके मुंह में दही नहीं गोबर जम जाता है कांग्रेस के जब इनकी बात आती है। ये आप जो है ना दो मुंह के नाग हैं जो डसना जानते हैं केवल। मैं थोड़ा सा शब्दावली को ठीक करिए। आपके जवान, आपके पार्टी के संस्कार, आपके कितनी भाषाएं दलितता है आपकी जबान से, आपकी आप लोगों से, आप दलितों से जूते चटवाएं और आप चाहते हैं कि आपके लिए हम अच्छे पुष्प रूपी शब्दों की वर्षा करें। आप दलितों पे पेशाब करवाएं, आप उनको जूते मारे और आप जूते चटवाएंगे उनको। और मैं क्या कहूं आपके लिए कि आपके मुंह में पुष्प है? क्या कहूं? शर्म आनी चाहिए। लोग मर रहे हैं, आप बहन बेटियों के ऊपर आपके राज्यों में डंडे बरसाए जाते हैं। अरे भाई, कारगिल के शहीदों की बीवियों के ऊपर आप लोग डंडे बरसाए। बेशरम कांग्रेस, निर्लज कांग्रेस, पाखंडी कांग्रेस, कांग्रेस की समय मैं दलित पे आ रहा हूँ। मैं योगेश जी के पास आ रहा हूँ। इनकी भाषा सुधारिए, ये भाषा सुधारूंगा। आप पहले अपने काम सुधारे, मैं अपनी भाषा सुधारूंगा आपके लिए। आपके लिए तो लोग और भी मन में दलित मुद्दे पे लोगों पे पेशाब करवा रहे हो, आप लोगों से जूते चटवा रहे हो, आप कारगिल के शहीदों की बीवियों को डंडे पड़वा रहे हो और आपको अच्छी भाषा से, शोभनीय भाषा से बात करे। मैं योगीराज योगेश के बाद दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ। योगेश भाई, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ को, मिस्टर बंटाधार को। छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको इन्हें ये पता ही नहीं किस चैनल पर बैठ कर क्या बात कर रहे हैं। इधर पीछे भाजपा के प्रवक्ता काम कैसे कर रहे हो? लोगों से जूते चटवा रहे हो, बहन बेटियों को डंडे से मार रहे हो, वो दोगलापन कर रहे हो। अरे सुबह से मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। राजस्थान पे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट तक नहीं किया, तो क्या कहूं फिर मैं? आप एक बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस चैनल पर, आपकी भाषा उस पार्टी का चरित्र उजागर श्रीमान। अरे आपके काम सुधारो। हम नहीं चाहते कि किसी बहन बेटी पर लट चले जो आपकी सरकारें करती है, आपके नेता करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी दलित से, किसी आदिवासी जो आपके लोग कर रहे हैं। प्लीज अपनी गलतियों पर कपड़े न फाड़े, भाषा खराब नहीं करें। कपड़े नहीं फाड़ा, कपड़े फाड़ते हैं दलितों के, आदिवासियों के, उनकी बहन बेटियों के आपके नेता। थोड़ा सा योगेश जी दलित प्रेम जो भी बात अलग ट्रैक पे चली गई, पर यह है कि जो दलित प्रेम हुआ करता था, हमने भी दिग्विजय सिंह के समय आपने देखा था कि दलितों का एक बड़ा एजेंडा था। बड़े दलितों के तमाम जो संगठन हुआ करते थे, अजाक, सपाक्स, ये सब मुख्यमंत्री की बड़ी गुडबुक में हुआ करते थे। आपको याद होगा कि दलित एजेंडा कल के भोपाल चैप्टर का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। वो दलित एजेंडा क्या कांग्रेस को फला नहीं, या उसी ट्रैक पे कांग्रेस फिर से जा रही है? नहीं, कांग्रेस उसी ट्रैक पे है जी। और दिग्विजय सिंह के समय तो वो तो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर थे। उन्होंने जितना ये जो चाहे वो 2-2 बीघा के पट्टे बांटने वाली बात हो या अन्य काम हो, उस वर्ग के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन मैंने कहा ना कि 2003 से मामला पलटा, 2018 में कांग्रेस को वापस वो गेन कर पाए दलितों के और ट्राइबल के मामले में। और ये इतने बड़ी तादाद में है कि कम से कम 85 सीट तो है इन लोगों के लिए रिजर्व, और 125 सीटों के आसपास ये लोग प्रभाव डालते हैं, SC ST और ट्राइबल दोनों मिला के। और जिस बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड से आप ग्वालियर चंबल तक आप आ जाइए, ये हमेशा से आप देखना मध्य प्रदेश में ये त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति रही है। दो कोणी छोड़ दीजिए आप, ग्वालियर चंबल की कई सीटें आज भी ऐसी हैं जो यहाँ त्रिकोणी या चतुष्कोणी मुकाबले वहां रहे, तो इनका वर्चस्व बहुत जबरदस्त है, उसमें इनकी संख्या बहुत है। और इसलिए मेरा ये योगेश भाई, इतना होने के बावजूद इस बात की चिंता मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों में नहीं होती कि वो बुंदेलखंड, वो दलित जिसका मुख्य रोजगार चाहे दमोह हो, चाहे पन्ना हो, चाहे सागर हो, बीड़ी मजदूर हुआ करता था,
उसकी आय का सबसे बड़ा साधन वो था। आपने दलित की बहुत सारी चिंता कर ली, 100 करोड़ का मंदिर बनाने जा रहे हैं, तमाम आपने योजनाएं कर दी, उसके रोजगार का कोई ऑप्शन आज भी बुंदेलखंड में नहीं हो पाया है। योगेश भाई बिल्कुल सही बात है। बुंदेलखंड में उन्हीं के लिए नहीं, बुंदेलखंड तो रोजगार की दृष्टि में बिल्कुल शुरू से बेरोजगार रहा है, चाहे वो रोजगार का मामला हो चाहे पानी का मामला। अब जाके थोड़ी बहुत पानी की स्थिति वह सुधरी, वरना सूखा रहता है वहाँ, चाहे रोजगार का कृषि का हो किसी का। लेकिन बीते कुछ हालात पलटे हैं और चूंकि राजनीतिक दलों को ये पता है कि ये वर्ग जिधर चला गया उसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि दमोह सागर से लंबा प्रतिनिधित्व रहा है दोनों पार्टियों को, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, चाहे वो विट्ठल भाई पटेल हुआ करते थे, लीलाधर खट्टी हुआ करते थे, लोकमन खट्टी हुआ करते थे, जयंत मलैया बीजेपी में चले, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, बड़े बड़े दिग्गज नाम है दोनों पार्टियों में। पर दलित जो था वो दलित मुझे नहीं लग रहा, मैंने जितना महसूस किया बुंदेलखंड में कि दलित आज जिस तरह दोनों पार्टियां दावे कर रही, योगेश जी क्या आपको लगता है कि वास्तव में दलित का उतना उत्थान वहां हो पाया है? देखिए, दलित की जहां तक आप बात करो, बीजेपी ने इतने सारे कार्यक्रम दलितों के लिए चलाए, बावजूद इसके 2018 में दलित कांग्रेस के साथ था, ठीक है ना। तो अब ये किसके साथ जाएगा ये तो अपने को 2023 के अभी नवंबर दिसंबर में मालूम पड़ जाएगा। इस सवाल का जवाब गुलरेज भाई से। गुलरेज भाई, बड़ा मैंने जब से कहा कि बुंदेलखंड अगर आप जाइए और सागर दमोह पन्ना का दौरा करिए तो मेन एजेंडा जो था आपका, आपने बहुत काम किया इसमें, तो दो राय नहीं, तमाम पट्टे दे दिए, बिजली दे दी, सब चीजें दे दी। पर वो जो योगेश बात करे उसके बाद भी 2003 में जो व्यक्ति आपके साथ आ गए, 2003 में रहा, 8 में रहा, 13 में रहा, 18 में आपसे अलग हो गया, क्या कारण बने होंगे? और वही चिंता मुझे लग रहा आज आपकी हो रही है। देखिए, कांग्रेस की काट की हांडी जो थी ना वो 18 में चढ़ी थी, लेकिन बार बार नहीं चढ़ती है। आज इनसे हर वर्ग खफा है। और जहां तक राजनीति की बात है, हर चीज को हम राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहिए। आप दो तरह के नेता होते हैं और दो तरह के दल होते हैं साहब। एक दल जो होता है जिसका लक्ष्य होता है समाज का उत्थान करना और राज्य का और देश का उत्थान करना, वो साथ में राजनीति भी होती है। हम ये नहीं कहते कि हम राजनीतिक दल नहीं है, हम प्योर राजनीतिक दल है, लेकिन जो एक में वो लक्ष्य जो है वो देश का और समाज का लाभ पहुंचाना, उसका उत्थान करना, उसको परम वैभव पर ले जाना। दूसरा दल होते हैं केवल प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, ये दूसरे दल की श्रेणी में आती है कांग्रेस पार्टी। और अभी आपको जो दिख रहा है ना, जितना भी वो सब प्रोफेशनल राजनीति के लक्षण दिख रहे हैं। आप बोलेंगे कि मोदी जी बार बार आते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो वास्तव में कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चावल के खेत में जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है कि चावल कैसे उगता है, लेकिन कैमरा लेके जाते हैं, दिखाते हैं, वो दिखाने के बाद कुछ होता नहीं है। तो ये प्रोफेशनल कैरियर पॉलिटिशियन होता है। और एक होता है ऐसा व्यक्ति जो एक लक्ष्य को लेकर चल रहा है। तो बीजेपी लक्ष्य केंद्रित पार्टी है, और जब आप समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करते हैं, तो फिर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं बचती। फिर जो भी आप करते हैं जनता उस पर आशीर्वाद देती है। हम जनता के आशीर्वाद के लिए उस जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उसमें लक्ष्य जो है केवल चुनाव कभी नहीं होता। सर मेरा सवाल गुलरेज भाई, मेरा सवाल ये कि उस लक्ष्य में क्या, जहां पे आप मंदिर बनाने जा रहे हो, उस इलाके का वो बीड़ी मजदूर जिसके पास आज की तारीख में रोजगार नहीं है, उसके लिए कोई विकल्प है आपके पास? देखिए, विकल्प की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी पत्रकार महोदय ने भी बोला कि अब परिवर्तन आ रहा है। और उस क्षेत्र विशेष की आप बात करें तो ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं बीच में बाधक बनती थी, पानी की समस्या रहती थी, उसका निवारण किया। कहीं पे भी यदि उत्थान होना है और प्रगति होनी है क्षेत्र की, तो पानी नेसेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी है, और कनेक्टिविटी नेसेसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी वहां है, फुल टाइम इलेक्ट्रिसिटी है, कनेक्टिविटी हमने पूरी कर दी है, पानी की भी समस्या का हल किया है। उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसी से डेवलपमेंट होता है। थोड़ा मुझे बोलने दे। और एक मानक जो मेरा मानक नहीं है, मैं WHO को मानक आपके सामने रखता हूं। मध्य प्रदेश में जब मिस्टर बंटा ढार का आखिरी साल चल रहा था, तब उस समय जो संस्थागत प्रसव महिलाओं के होते थे वो केवल 22% होते थे, और यदि आप SC ST में जाते थे तो वो 10% से भी नीचे पहुंच जाते थे। आज 98% होते हैं मध्य प्रदेश में, और 92% से ज्यादा होते हैं SC ST OBC में। तो ये विकास करके दिखाया है हमने, आधी आबादी इस पर गवाह है। मैं नीलाभ जी मेरा सवाल आपसे भी वही कहा कि कांग्रेस को बहुत मजबूत किया था दलित ने, और विशेषकर बुंदेलखंड के, दलित का मैक्सिमम इलाका बुंदेलखंड का इलाका है। आप देखिए वहां से आपका विट्ठल भाई पटेल लगातार मंत्री रहे, प्रकाश जैन लगातार मंत्री रहे, लोकमन खटीक वहां बड़े नेता रहे, लीलाधर खटीक बड़े नेता हो गए, PN टंडन साहब सांसद बन गए, विद्या चतुर्वेदी सांसद बन गई, डालचंद जैन साहब कई बार रहे, नंदलाल अहिरवाल कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बड़े बड़े दिग्गज नाम जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में नाम लिए जाते थे। लेकिन वो दलित जो था वो बहुत आज भी वहीं पर है। तो क्या, और शायद इसलिए आपसे छिटका 2000, वो कह रहे हैं कि 2018 में गलती से आपके साथ आ गया, पर 2018 में उसने आपका साथ दिया। क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई रणनीति, स्ट्रेटेजी है कि वास्तव में दलित को लगे कि वो कांग्रेस जो उसके साथ खड़ी रहती थी आज भी पूरी ताकत से खड़ी है, वो बीजेपी के साथ ना जाने पाए?
18 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी, सवाल हमसे पूछा जा रहा है 14 महीने की सरकार से, जब हमने हिंदुस्तान के लिए शुरुआत से काम किया, हमेशा षड्यंत्र पूर्वक गिरा दी गई थी। उसका फिर इनकी सरकार आई, जो दलित विरोधी आदिवासी विरोधी सरकार है। ये बातों को घुमाते हैं। अभी आप देखिए राजस्थान में बोलो, राजस्थान में बोलो, आज का मुद्दा बोलो, आज दलित के ऊपर पेशाब किया राजस्थान में। मैं इनको इस तरह से वोकैबुलरी दूंगा, ये कांग्रेस का तरीका होता है भाई साहब की किसी को भी जब लोगों पे ज्यादती होती है तो हमको भी आवाज उठाना चाहिए, मीडिया को भी उठाना चाहिए। सवाल नीला भाई मेरे सवाल का जवाब, हाँ प्लीज। में दलित व्यक्ति के चेहरे पर और सिर पर मल दिया गया है, इस तरह घटना दलितों घर तोड़, मेरा सवाल गलती करी थी, रासू का भी ले गई, घर भी तोड़ दिया। मेरा सवाल गुल्ला जी मुझे पूछ लेंगे प्लीज। कांग्रेस विधायक को बुलडोजर चलाएंगे, नीला भाई मेरा सवाल लगाएंगे, उस पर जेल के अंदर डालेंगे, उसको बोलो। गुलरेज जी एक मिनट, मेरा सवाल गुलरेज अरे नीलाभ जी, मेरा सवाल ये था कि दलित ने, बुंदेलखंड के दलित ने आपको दो दी, मैंने कितने सारे नाम आपको गिनाए, बड़े पावरफुल, विठल भाई पटेल, प्रकाश चंद जैन, लीलाधर खट्टी, डालचंद जैन, PN टंडन, विद्यावती चतुर्वेदी, आनंद हिरवार, बड़े बड़े नाम थे मध्य प्रदेश से जो दलितों, मुकेश नायक, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आपके थे। दलित क्यों आपसे छिटक गया? उस दलित ये नाम थे नहीं कि नाम है, ये हमारे साथ है सब। दलित छिटका नहीं है। देखिए, भ्रमित करके, गुमराह करके, सब जमात दिखाकर, इवेंट करके आप कुछ समय के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन ये काट की अंडी इनके शब्द ही इनको दे रहा हूं, बार बार नहीं चढ़ती है। 18 साल से इनकी सरकार है, दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार। अब इनसे हाथ छुड़ा के, इनके हाथ जोड़, तभी तो घबराहट है साहब। 20 दिन में अपने इनके शाह जी 2 बार आ जाते हैं, 2 महीने में मोदी चक्कर लगा रहे हैं, इवेंट बनाया जा रहा है। आपको बुरा लग रहा है क्या अमित शाह जी दलितों के पास जाएं, मोदी जी दलितों के पास जाएं? आपको एतराज है क्या? आपको क्यों एतराज हो रहा है? आप नहीं चाहते कि इन वर्गों के पास देश का प्रधानमंत्री जाए, आप नहीं चाहते इन वर्गों के पास देश का गृह मंत्री जाए? मैं सर, मेरे पास थोड़ा सा समय की थोड़ी कमी, प्लीज नीला भाई, गुलरेज भाई, समय की कमी। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए योगेश के पास आता हूं। योगेश, बड़ा शॉर्ट में टिप्पणी। दोनों एक दूसरे पे कह रहे हैं कि दलितों को भ्रमित कर दिया उन्होंने 2018 में, उनका कहना उन्होंने 2003 में भ्रमित कर दिया। क्या लग रहा है कि इस समय जो दलितों की तमाम योजनाएं या इस तरह मंदिर बनाने से क्या वास्तव में दलित का भला होगा? योगेश, नहीं, देखिए, मंदिर तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है दलितों की या किसी की भी, वो पूरी की जानी चाहिए। एक बात जरूर है कि पिछले साल शिवराज जी ने एक प्रोग्राम चलाया था, दलितों के लिए प्लॉट आवंटित किए थे, और सागर और बुंदेलखंड में मैं खुद गया था। वहां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास यदि किसी को मिले तो वो दलितों को मिले, और इसलिए दलितों का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ता। बिल्कुल, मैं योगेश भाई, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की वक्त कमी। बिल्कुल सही है कि दलितों के नाम पर राजनीति भली होती रहे, और दिग्विजय सिंह ने तमाम प्रयास के सबसे बेहतर प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के मध्य प्रदेश में अगर किसी सरकार में हुए तो दिग्विजय सिंह सरकार में हुए थे। सर सॉरी, समय का अभाव है, और अब बीजेपी एक अलग एजेंडे पे जा रही है और स्वाभाविक रूप से इसका असर तो पड़ेगा। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम को मैं रोकना चाहूंगा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। गुलरेज भाई आपका, नीलाभ जी आपका, योगेश का। प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।